हेलो फ्रेंड्स, 12 अगस्त साल 1985 शाम के 6:12 पर जापानीज एयरलाइंस की फ़्लाइट 123 टोक्यो के हैनेडा एयरपोर्ट से टेक ऑफ करती है। इस फ्लाइट में 509 पैसेंजर्स और 15 क्रू मेंबर्स थे। टोटल में 524 लोग इस फ्लाइट में मौजूद थे। ये एक बोइंग 747 का एक वर्जन था जिसे स्पेशली जापानीज शॉर्ट रेंज फ्लाइट्स के लिए डिज़ाइन किया गया था, क्योंकि जापान में पैसेंजर डिमांड बहुत ज़्यादा होती है और ये फ़्लाइट जापान के ही एक शहर ओसाका जा रही थी और जापानीज एयरलाइंस की फ़्लाइट 123 को लगभग 1 घंटे के अंदर अंदर ओसाका पहुंचना था। लेकिन टेक ऑफ के सिर्फ 12 मिनट बाद प्लेन के एक पीछे का हिस्सा, जिसे रियर प्रेशर बल्क हेड कहा जाता है, वो टूटकर नीचे गिर गया और इस टेल के बिना प्लेन के डायरेक्शन को चेंज करना पॉसिबल नहीं था और अगले 32 मिनट तक ये फ़्लाइट हवा में ही रही, जिसके बाद शाम के लगभग 6:56 पर जापानीज एयरलाइंस की फ़्लाइट 123 माउंट ताकामागारा पर जाकर क्रैश कर जाती है। क्रैश से लगभग 6 मिनट पहले इस प्लेन की एक फ़ोटो ली गई थी, जिसमें हम क्लियरली देख सकते हैं कि इस प्लेन का पीछे का वर्टिकल स्टेबलाइजर लार्जली मिसिंग है और इस टेल के टूटने के बाद पायलट्स को कुछ भी पता नहीं था। उन्हें बस ये पता था कि प्लेन के साथ कुछ तो गलत हुआ है। पायलट्स बार बार फ्लाइट इंजीनियर से पूछते रहे कि क्या प्लेन में हाइड्रोलिक प्रेशर का लॉस हुआ है, क्योंकि जब ये टेल टूटकर गिरा तो इससे एक एक्सप्लोजन जैसा इफेक्ट बना था और प्लेन के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, क्योंकि जब ये टेल टूटकर गिरा तो उस वक्त ये प्लेन 24,000 फीट की एल्टीट्यूड पर था और इतनी हाइट पर ऑक्सीजन की बहुत कमी होती है। और इसके बाद प्लेन के कैप्टन प्लेन में इमरजेंसी डिक्लेयर कर देते हैं और प्लेन को फिर से टोक्यो के हैनेडा एयरपोर्ट की तरफ मोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब वो ये कोशिश करते हैं तो उन्हें मालूम पड़ता है कि प्लेन की डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं हो रही। वो प्लेन के डायरेक्शन चेंज करने से अपना कंट्रोल खो चुके हैं और अभी तक ना ही एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को पता था और ना ही पायलट्स को कि प्लेन के साथ एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। और पायलट से बात करते हुए एटीसी ये रियलाइज़ करती हैं कि पायलट्स बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं और इसी घबराहट में उन्होंने अपने ऑक्सीजन मास्क नहीं लगाए और अगर लगाए होते तो शायद उन्हें सोचने का कुछ वक्त मिल जाता और वो सिचुएशन को और अच्छी तरह से डील कर पाते। और पायलट्स ये धीरे धीरे रियलाइज़ करते हैं कि वो माउंटेन्स के बहुत करीब जा रहे हैं और उनका प्लान ये था कि किसी तरह से माउंटेन्स को क्रॉस करके प्लेन को दोबारा से हैनेडा एयरपोर्ट की तरफ मोड़ देंगे। लेकिन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर उन्हें बार बार कह रहे थे कि वो किसी तरह ओशिमा एयरपोर्ट पर लैंड करें, क्योंकि वो हैनेडा एयरपोर्ट से बहुत करीब थी। और जैसे ही प्लेन माउंटेन्स के करीब पहुंचा तो पायलट्स ने फुल इंजन पावर का इस्तेमाल करके क्रॉस करने की कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये तरीका काम नहीं किया और 6:56 PM जापानीज स्टैंडर्ड टाइम पे ये प्लेन जाकर ताकामागारा माउंटेन पर क्रैश कर देती है। लेकिन अभी तक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को ये पता नहीं था कि प्लेन के साथ प्रॉब्लम क्या थी। लेकिन जब उन्हें क्रैश से पहले की प्लेन की फ़ोटोज़ मिलती हैं तब उन्हें रियलाइज़ होता है कि अब तक हो क्या रहा था। और क्रैश से पहले ही एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स ने रेस्क्यू टीम्स को अलर्ट कर दिया था कि आप तैयार रहें, कुछ भी हो सकता है। और जापान सेल्फ डिफेंस के एक हेलीकॉप्टर ने सिर्फ 1.5 घंटे के अंदर अंदर क्रैश साइट को ढूंढ निकाला था। लेकिन तब तक बहुत रात हो चुकी थी और हेलीकॉप्टर को वहां पर लैंड कराना भी बहुत मुश्किल था और ऊपर से हेलीकॉप्टर के पायलट ने जाकर अथॉरिटीज़ को कहा कि वहां हमें कोई जिंदा इंसान नज़र नहीं आया और इसलिए रेस्क्यू टीम्स ने क्रैश साइट से लगभग 63 किलोमीटर्स दूर एक कैंप लगाया और वहीं पर रात गुजारने का फैसला किया। और अगली सुबह 13 अगस्त के 8 बजे रेस्क्यू टीम्स क्रैश साइट पर पहुंचती हैं, जहां उन्हें इतनी सारी डेड बॉडीज़ के बीच में 4 लोग जिंदा मिलते हैं। इन लोगों को इमीडिएटली मेडिकल स्टाफ के हवाले किया जाता है और वहां मौजूद डेड बॉडीज़ को देखकर डॉक्टर्स ने अंदाज़ा लगाया कि बहुत सारे लोगों की मौत ठंड की वजह से और बहुत ज़्यादा खून बहने की वजह से हुई है और बहुत सारे लोग क्रैश के बाद भी बहुत टाइम तक जिंदा थे और अगर रेस्क्यू टीम्स वहां पर टाइम पर पहुंच जाती तो उनकी जानें बचाना पॉसिबल था, क्योंकि वहां मौजूद एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर ने रेस्क्यू टीम्स को कहा था कि अगर हम 10 घंटे पहले पहुंचे होते तो बहुत सी जानें बचाई जा सकती थी। और अगर मैं कहूँ कि जापानीज सेल्फ डिफेंस के रेस्क्यू टीम्स भले ही वहाँ पर टाइम पर नहीं पहुँचे होते तब भी बहुत सी लाइव्स को बचाया जा सकता था,
क्योंकि क्रैश साइट से लगभग 64 किलोमीटर्स दूर एक यूएस मिलिट्री का एक बेस मौजूद था और उन्हें सारी प्रॉब्लम का पहले ही पता था। और जिस टाइम पर यह प्लेन क्रैश हुआ उस टाइम पे यूएस मिलिट्री पूरी तरह से रेस्क्यू के लिए तैयार थी और एक यूएस रेस्क्यू प्लेन ने सिर्फ 20 मिनट के अंदर अंदर क्रैश साइट को ढूंढ निकाला था। अगर वो चाहते तो बहुत आसानी से बहुत से लोगों को बचा सकते थे, लेकिन उन्हें जापानीज गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन नहीं मिली, जिसकी वजह से उन्होंने रेस्क्यू मिशन में कोई भी इंटरफियर नहीं किया। और जब इस क्रैश को लेकर इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि क्रैश से लगभग 7 साल पहले 2 जून 1978 को जब ये प्लेन ओसाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड कर रही थी तब उसके प्रेशर बल्क हेड में काफ़ी डैमेज हुआ था। और इस डैमेज को डील करने के लिए जापानीज एयरलाइंस के पास इतनी एक्सपर्टीज़ मौजूद नहीं थी, जिसकी वजह से उन्होंने यह टूटा हुआ प्लेन रिपेयर करने के लिए बोइंग को सौंप दिया। और इस प्लेन के जिस हिस्से में सबसे ज़्यादा डैमेज हुआ था वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट था, क्योंकि वो पार्ट प्लेन के अंदर प्रेशर को स्टेबलाइज करने का काम करता था। और हम सब ने ये स्कूल में पढ़ा है कि आप जितनी हाइट पर जाएंगे वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर उतना ही कम होगा, जिसकी वजह से सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। और नॉर्मल सिचुएशंस में एयरक्राफ्ट्स लगभग 35,000 फीट की एल्टीट्यूड पर उड़ते हैं, जो माउंट एवरेस्ट से भी लगभग 6,000 फीट ऊंचा है। और प्रेशर बल्क हेड प्लेन में एयर प्रेशर को स्टेबलाइज रखता है, जिसकी वजह से पैसेंजर्स को सांस लेने में मुश्किल नहीं होती। और अगर प्लेन के इतने इम्पोर्टेंट पार्ट में डैमेज हुआ है तो उसको बहुत अच्छी तरह से रिपेयर करना चाहिए। और बोइंग की गाइडलाइंस में भी ये लिखा था कि अगर एयर प्रेशर बल्क हेड में कोई डैमेज होता है तो उसके ऊपर एक सॉलिड मेटल की एक शीट लगाई जाए जो उस क्रैक पर पड़ने वाले प्रेशर को अपनी बॉडी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दे। लेकिन बोइंग की रिपेयर टीम्स ने एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी, जहां उन्होंने एक बड़ी शीट की जगह पर 2 छोटी शीट्स लगा दी, जिसकी वजह से इस शीट की इफेक्टिवनेस लगभग 70% से गिर गई। और इन दोनों शीट्स के ऊपर प्लेन की अपनी बॉडी की शीट लगाई गई, जिसकी वजह से बोइंग और जापान एयरलाइंस की मेंटेनेंस टीम से ये गलती मिस हो गई। और अगले 7 साल बाद 12 अगस्त साल 1985 को इसी छोटी सी गलती की वजह से 520 लोगों की जानें जाती हैं। और इस क्रैश के पीछे की वजह पता चलने के बाद बोइंग और जापान एयरलाइंस के मेंटेनेंस सुपरवाइजर सुसाइड कर देते हैं, ये कहते हुए कि ये क्रैश उनकी वजह से हुई है। और इस क्रैश के बाद बोइंग ने अपनी मेंटेनेंस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया, और स्पेशली प्लेन के इम्पोर्टेंट पार्ट्स पर। और दूसरे एयरलाइंस के साथ कोऑपरेशन को बढ़ाया गया ताकि प्लेन के डैमेज पार्ट्स के हवाले से और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ली जा सके। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।